प्रक्रम क्या है? वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं, जैसे पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण अपर्याप्त है क्योंकि विसरण द्वारा ऑक्सीजन उन्हीं कोशिकाओं में पहुंच सकती है जो वायु के संपर्क में होती हैं। चूँकि हमारे आंतरिक अंगों की कोशिकाएं एवं ऊतक वायु से दूर गहराई में स्थित होती हैं, इसलिए इन्हें विसरण द्वारा ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम उसमें होने वाली गतियों को देखते हैं। यदि जीव बिना किसी बाह्य शक्ति के गति करती है तो उसको हम जीवित मानते हैं, चाहे वो आणविक गतियाँ ही क्यों ना हो। किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? किसी जीव द्वारा निम्नलिखित कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। पहला, ऊर्जा के स्रोत के रूप में भोजन। दूसरा, भोज्य पदार्थों को विखंडित कर उनसे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन। तीसरा, भोजन के सही पाचन तथा अन्य जैविक कार्यों के लिए जल। जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? जीवन के अनुरक्षण के लिए हम पोषण, श्वसन, वहन तथा उत्सर्जन जैसे जैव प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। पोषण क्या है? वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। स्वयंपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है? स्वयंपोषी पोषण पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, जैसे हरे पौधे, जबकि विषमपोषी पोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं, जैसे शेर। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से जल एवं खनिज लवण, सूर्य से सूर्य प्रकाश तथा पत्तियों से क्लोरोफिल प्राप्त करते हैं। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? हमारे आमाशय में अम्ल की निम्नलिखित भूमिका है। पहला, यह भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट करता है। दूसरा, यह भोजन को अम्लीय बनाता है जिससे पेप्सिन एंजाइम कार्य कर सके। पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है? पाचक एंजाइम भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों को जटिल रूप से सरल रूप में परिवर्तित करके घुलनशील बनाते हैं। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है? पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत के आंतरिक आस्तर पर उंगली जैसे अनेक प्रवर्ध होते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। ये अवशोषण के सतही क्षेत्रफल में वृद्धि करते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाएं अधिक संख्या में होती है जो भोजन को अवशोषित करके उसे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती है। श्वसन और सांस लेने की क्रिया में क्या अंतर है? श्वसन एक कोशिकीय प्रक्रम है, जबकि सांस लेना कोशिकीय प्रक्रम नहीं है। वातावरण की हवा को शरीर के अंदर फेफड़ों में ले जाना सांस लेना कहलाता है, जबकि श्वसन की क्रिया में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है एवं इससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा किस प्रकार लाभप्रद है? जलीय जीव जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं जो कि कम मात्रा में होती है। अतः जलीय जीव को ऑक्सीजन की पूर्ति हेतु तीव्र गति से श्वसन करना पड़ता है, जबकि स्थलीय जीव वायुमंडल से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की पूर्ति धीमी श्वसन गति से ही कर लेते हैं।
अतः जलीय जीव की तुलना में स्थलीय जीव श्वसन में लाभप्रद होते हैं। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के भिन्न पथ क्या है? ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में विघटित होकर पायरुवेट बनाता है, जो दोबारा यीस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटित होकर इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और साथ ही ऊर्जा विमोचित भी होती है। यदि ऑक्सीजन की कमी होती है तो पायरुवेट विखंडित होकर लैक्टिक अम्ल एवं ऊर्जा प्रदान करता है। पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर विखंडित होकर जल बनाता है और साथ ही ऊर्जा विमोचित भी करता है। मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त में उपस्थित हेमोग्लोबिन द्वारा होता है। फेफड़ों से हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर विभिन्न अंगों तक पहुंचती है तथा ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर फेफड़ों तक पहुंचती है। फेफड़ों में कूपिकाएँ होती है जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। कूपिकाएँ इस कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देती है और अंत में कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाती है। गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया है? फेफड़ों में कूपिकाएँ ही वे स्थान हैं जहां गैसों का आदान प्रदान होता है। यदि मनुष्य के दोनों फेफड़ों की कूपिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो यह लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्र ढक लेती हैं। अतः फेफड़ों में स्थित कूपिकाएँ गैसों के विनिमय के लिए विस्तृत स्थान उपलब्ध करवाती हैं। मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं? इन घटकों के क्या कार्य हैं? मानव में वहन तंत्र के निम्नलिखित मुख्य घटक हैं। पहला, हृदय। यह पूरे शरीर में रुधिर भेजने के लिए पंप करने का कार्य करता है। दूसरा, रुधिर वाहिनियाँ, धमनियाँ। ये शुद्ध रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाने का कार्य करती है। शिराएँ, ये अशुद्ध रुधिर को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाने का कार्य करती हैं। तीसरा, रुधिर। ये शरीर में भोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा अन्य पदार्थों के लिए वहन का कार्य करता है। स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है? हृदय का दायां व बायां भाग ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने में सहायक होता है। इस तरह का विभाजन शरीर को उच्च दक्षता पूर्ण ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। स्तनधारी तथा पक्षियों को अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर ऑक्सीजन एवं ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए स्तनधारी एवं पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना आवश्यक है। उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या है? उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के निम्न 2 घटक हैं। पहला, जाइलम। इसका मुख्य कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। दूसरा, फ्लोएम। इसका प्रमुख कार्य पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोज्य पदार्थों तथा हार्मोन्स को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना होता है। पादपों में जल एवं खनिज लवण का वहन कैसे होता है? पादपों में जल और खनिज लवणों का वहन जाइलम वाहिनियों द्वारा होता है। परासरण के नियमानुसार मृदा के कणों के बीच उपस्थित खनिजों का जलीय घोल जड़ों के मूल रोमों में प्रवेश करता है और इसी प्रकार उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर बढ़ता हुआ जाइलम वाहिनियों में पहुंच जाता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण उत्पन्न खिंचाव, परासरण दाब एवं कोशिका दाब के प्रभाव में जलीय घोल पौधे के शीर्ष भाग तक पहुंच जाता है। पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है?
पादपों में भोजन का स्थानांतरण पत्तियों से प्रारंभ होकर पूरे पादप शरीर में फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। उत्सर्जन किसे कहते हैं? वह जैव प्रक्रम जिसमें हानिकारक वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं? उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप निम्न विधियों का उपयोग करते हैं। पहला, पादपों में श्वसन क्रिया के दौरान उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प का निष्कासन सामान्य विसरण द्वारा रंध्रों एवं वातरंध्रों द्वारा किया जाता है। दूसरा, गोंद, रेजिन, टेनिन आदि पदार्थ मृत काष्ठ में पहुंचा दिए जाते हैं। तीसरा, अनावश्यक जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा वायुमंडल में मुक्त कर दिया जाता है। चौथा, कुछ अपशिष्ट पदार्थों को पौधों की जड़ों द्वारा मृदा से स्रावित कर दिया जाता है। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? लार में लार एमिलेज एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज शर्करा में बदल देता है, जो सरलता से आहार नाल के अन्य भागों में पाचित होता है। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। रुधिर क्या है? इसके दो कार्य लिखें। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जो शरीर में ऑक्सीजन तथा पोषक तत्वों के परिवहन का कार्य करती है। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? यह प्रक्रम कहाँ होता है? हमारे शरीर में वसा का पूर्ण पाचन क्षुद्रांत में होता है। क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। अग्नाशय से स्रावित लाइपेज एंजाइम वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार वसा का पूर्ण पाचन क्षुद्रांत में होता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और उसके उपोत्पाद क्या हैं? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति, पर्याप्त जल की उपस्थिति, पर्याप्त सूर्य प्रकाश, पर्याप्त कार्बन डाइऑक्साइड। इसके उपोत्पाद हैं स्टार्च, जल तथा ऑक्सीजन। वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर कुछ इस प्रकार है। वायवीय श्वसन, पहला, यह वायु की उपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन, यह वायु की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन, दूसरा, ग्लूकोज पूर्णतः विखंडित होता है। अवायवीय श्वसन, ग्लूकोज का आंशिक विखंडित होता है। वायवीय श्वसन, इसके अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा है। अवायवीय श्वसन, इसके अंतिम उत्पाद इथेनॉल, अल्कोहल व कार्बन डाइऑक्साइड। वायवीय श्वसन, उदाहरण सभी उच्च जीवधारी। अवायवीय श्वसन, उदाहरण ईस्ट, फीता कृमि। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन का वहन करता है। लाल रक्त कण में यदि इनकी मात्रा कम हो जाती है तो शरीर के अंगों को सुचारू रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिससे भोजन का ऑक्सीकरण पूर्णतः नहीं हो पाता, जिससे ऊर्जा में भी कमी आती है और थकावट उत्पन्न होती है। इसकी कमी से व्यक्ति एनीमिया से पीड़ित हो जाता है। जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में अंतर कुछ इस प्रकार है। जाइलम पौधों में जल तथा खनिज लवण का वहन करता है। फ्लोएम पौधों में तैयार भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जाइलम का वहन जड़ से ऊपर की ओर होता है।
पत्तियों में तैयार भोजन का वहन सभी दिशाओं में होता है। जाइलम, जाइलम द्वारा जल का वहन साधारण भौतिक बलों जैसे वाष्पोत्सर्जन आदि द्वारा होता है। फ्लोएम, फ्लोएम द्वारा भोजन के वहन में ऊर्जा एटीपी के रूप में की आवश्यकता होती है।